हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले सेल बोकारो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। ये 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो 80 क्वेश्चंस थे टेक्निकल के आपके, वो हम लोग एज इट इज डिस्कस करने वाले। ये आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। साथ साथ बता दूँ गाइस, आपको नॉन टेक्निकल का सेशन एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हमने ऑलरेडी कोचिफाई चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। ये सेशन अभी रिसेंटली आज ही अपलोड हो चुका है। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट्स के द्वारा आपको 50 प्लस क्वेश्चन तो है ही ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर बाकी टेबल्स और चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये भी आपके ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा इस सेशन के बाद। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली 80 क्वेश्चन जो थे टेक्निकल के जो पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले। देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द पर्पस ऑफ ग्राउंड वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज दैट। देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर्स रहता है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जो टॉप में हमारा ग्राउंड वायर रहता है, उसका फंक्शन क्या रहता है, इसका क्या यूज रहता है, ये पूछा गया है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है लाइन्स अगेन ओवर वोल्टेज। करेक्ट, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए, ये जो सैग होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, ये वेरी करता है बिटवीन सीजन टू सीजन। समर सीजन में डिफरेंट होता है और विंटर सीजन में ये डिफरेंट होता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफॉल्स ऑन दिस ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, वो डिफर करते हैं। हालांकि अब इंडिया में काफ़ी कम ये कंडीशंस देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सैग है ये किसके इंडिपेंडेंट रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, उसके लेंथ ऑफ स्पैन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टेंशन ऑन द कंडक्टर के ऊपर कितना टेंशन है, ठीक है, और उसके ऊपर भी हमारा सैग डिपेंड करता है, बट लाइन वोल्टेज के ऊपर सैग डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये सैग जो है इंडिपेंडेंट है हमारे लाइन वोल्टेजेस पे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोर रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको एक्स जेड मो, ये टेक्निक से ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन सा रिले कौन से लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्स दैट मीन्स ये जो हो गया रिएक्टेंस रिले, जेड ये हो गया हमारा इंपेडेंस रिले, और मो जो हो गया हमारा ये जो उल्टा आपको ओम दिख रहा है, ये है हमारा मो रिले। ठीक है, तो ये हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ये मीडियम के लिए, और ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमें पूछा गया कि मो रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा एक्स जेड एंड मो। ठीक है, शॉर्ट मीडियम एंड लेंथ लॉन्ग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स यूज फॉर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स क्या करते हैं, ये डस्ट कलेक्शन का काम करते हैं। जो जनरली चिमनीज के थ्रू डस्ट बाहर एक्सट्रैक्ट होने चाहिए रहते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोगों को उसके अंदर के जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको हमें एब्सॉर्ब करना है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो फ्लू गैसेस रहती है हमारे थर्मल पावर स्टेशन से जो एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है वो एटमॉस्फेयर में ना फैले, इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस के द्वारा डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करने का काम ये करता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज। शंट जनरेटर के अंदर जो इंटरपोल वाइंडिंग्स रहती है ये हमारा आर्मेचर करंट कैरी करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द सर्किट शोन बिलो इफ आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है ये हमारा 2 एम्पियर है। तो हमें पूछा गया कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी का वैल्यू कितना रहेगा। देखिए गाइस, अगर ये हमारा 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल्स में, ठीक है, 1 ओम्स और 1 ओम, ओके, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट भी निकालते हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 0.5 ओम्स। ठीक है, अगर हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो, ठीक है, 0.5 में से अगर हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है हमारा 2 एम्पियर। करेक्ट, और ये देखिए यहाँ पे जो 0.5 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा, ये 0.5 और ये 0.5 हमारा सीरीज में आने के बाद इसको ऐड कर लेंगे। काफ़ी सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली ओरली बता रहा हूँ। ये अगर आपका ऐड हो जाता है तो ये हमारा फिर से ही आप इसको एलिमिनेट करके डायरेक्टली 1 ओम का लिख सकते हो। ठीक है, अगर 1 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है हमारा 2 एम्पियर्स का, तो हम लोग इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं जो इक्वल टू रहेगा हमारे इस वोल्टेज, इस बैटरी के वोल्टेज के द्वारा। ठीक है, वो रहेगा हमारा 2 वोल्ट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, कोई भी आप मेथड से लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ 3-फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन अ पैरेलल। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है हम लोग पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं, तो वह हमारा डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से गिवन थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
यही एक हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, जो हम लोग सेम वेक्टर ग्रुप के अंदर कनेक्ट करते हैं और उसको सक्सेसफुली पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन, ठीक है, जिस सर्किट के अंदर आर एल सी कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, तो जो पावर लॉस होगा वो सिर्फ हमारे रेजिस्टर्स में होगा, क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टर है वो कैपेसिटर ना तो पावर लॉ उसके अंदर कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है, वो पावर कंज्यूम नहीं करता है, वो स्टोर करके रखता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे चार्ज। ओके, तो ये सिर्फ रजिस्टर के अंदर आई स्क्वायर आर ये ड्रॉप होगा हमारा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नोड वोल्टेज वी ए। यहाँ पे जो वी ए नोड है हमारा, ये इसका वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको एज अ होमवर्क के तरीके से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है 4.25। सिंपल है, आप केसीएल लगाइए इस नोड वी ए के ऊपर, ठीक है। इस इक्वेशन में वी ए माइनस 12 डिवाइडेड बाय आपका 49 जो रेजिस्टेंस है, फिर आपका आएगा प्लस वी ए डिवाइडेड बाय 24 रेजिस्टेंस प्लस वी ए माइनस दिस 6 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप 80 करेंगे इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेगा तो आपको वी ए का जो वैल्यू है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसमें वी ए, आपको निकल जाएगा 4.25 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खुद भी आप एज अ प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड एज। एक सिंगल बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए, बाइट नहीं होता है। बाइट डेटा लॉजिक के इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिट में क्या रहता है, एक तो 0 रहता है या फिर 1 रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अ स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयन वोल्टमीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर अ फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर द मीटर रीडिंग इज व्हाट। आपको पता होना चाहिए इसकी मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो उसका जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट के द्वारा। इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपके और ये टेबल में मैंने मेंशन करके रखा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे कि थर्मोकपल हो गया, मूविंग आयन, हॉट वायर, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, इसका जो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट, सिर्फ पीएमएमसी का डायरेक्टली लीनियर प्रोपोर्शनल रहता है टू द करंट। तो हमारे पास मीटर कौन सा था, मूविंग आयन वोल्ट मीटर था। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा रीडिंग 1 है डिवाइडेड बाय रीडिंग 2 इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। तो अगर वो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 मिली एम्पियर, देखिए 1 मिली एम्पियर के लिए फुल स्केल वैल्यू आ रहा है 100 वोल्ट, तो ये 0.5 मिली एम्पियर के लिए जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारा 25 वोल्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इसके लिए 100 वोल्ट आ रहा है, नेक्स्ट इसके लिए कितना आएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। मैग्नेटिक कोर लॉसेस अराइजेस ड्यू टू। मैग्नेटिक कोर लॉसेस किसके द्वारा होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉसेस, मैग्नेटिक सैचुरेशन, ठीक है, इनके सबके द्वारा मैग्नेटिक कोर लॉसेस अराइज होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। देखिए, अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल न्यूट्रल अर्थिंग वेयर द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ 3 फेज सिस्टम आर नॉट एक्सेसिबल। जब भी हमारे 3 फेज न्यूट्रल सिस्टम है ये न्यूट्रल अवेलेबल नहीं रहता या फिर एक्सेसिबल नहीं रहता, उस केस में हम लोग अर्थिंग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन एन एसी करंट गिव्स एज। देखिए, अगर हमारा करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू 10 प्लस 10 साइन ऑफ 314t, तो हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। देखिए, एवरेज वैल्यू है सिर्फ यहाँ पे डीसी वैल्यू आ जाएगा, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 10 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है 10 प्लस 2.2 विच इज इक्वल टू 12.2 एम्पियर। यह आ जाएगा हमारा आरएमएस वैल्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को किस तरीके से बाइफरकेट करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गाइस। अगर आपको इसमें भी दिक्कत जा रही होंगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सीलिंग फैन यूजेस। ये आपको एज अ होमवर्क करके दिया था, ठीक है। इसका भी आप क्वेश्चन नंबर 15 मार्क करके इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हालांकि काफ़ी सिंपल है, बट मुझे इसका एज अ होमवर्क करके मैंने आपको ये प्रोवाइड किया। इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केल्विन्स डबल ब्रिज 2 सेट ऑफ रीडिंग्स आर टेकन वेल मेजरिंग अ लो रेजिस्टेंस, वन विद द करंट
in one direction and other with the direction of current reverse. This is done due to केल्विन्स रबर ब्रिज में दो रीडिंग्स ली जाती है जब हमारा लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। एक हमारे करंट एक डायरेक्शन में और उसका दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में। ये किसके लिए किया जाता है? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए ये केल्विन्स रबर ब्रिज में इस तरीके से दो रीडिंग्स ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। मेगर ये किसके लिए है? यह हमारा एक मेजर, ये हमारा टेस्टिंग इंसुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेगर क्या है? हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेजर, जनरली मेगा ओम्स की उसकी रेंज रहती है, ठीक है। ये एक हमारा इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेगर इज यूज एज अ टेस्टिंग, यूज फॉर अ टेस्टिंग इंसुलेशन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द मटेरियल यूज फॉर अ फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूज वायर के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काप्लान टर्बाइन इज अ डैश। काप्लान टर्बाइन हमारा कौन सा है? यह हमारा एक लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। इसके लिए मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और मैं आपको बताता हूँ हर एक एग्जामिनेशन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है करके, तो ध्यान में रखिएगा। काप्लान टर्बाइन इज अ लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन। इसी के साथ आप हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड के लिए कौन से टर्बाइंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेल्टॉन हो गया, फ्रांसिस, प्रोपेलर एंड काप्लान टर्बाइन, और इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है और ये किस एनर्जी के साथ यूज़ होता है, यूज़ में लिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि और उसका फ्लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आजकल ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो काप्लान टर्बाइन जो है यहाँ पे हमारा ये हाई स्पीड और लो हेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन है हमारा, ठीक है। इसका फ्लो किस तरीके से है? एक्सियल है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स लॉ ये हमारे बहुत एसी और डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एसी सर्किट के लिए कुछ इसके लिमिटेशंस भी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉमिनल रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज। नॉमिनल रेशियो क्या है हमारा करंट ट्रांसफार्मर का? वो हमारा रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल है, रेटेड नॉमिनल रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर पूछा था। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लैप वाइंडिंग जो रहती है, ठीक है, लैप वाइंडिंग ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ये हमारे लो वोल्टेज हाई करंट मशीन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो वेव वाइंडिंग रहती है हमारी, ये हमारे हाई वोल्टेज लो करंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द माइनस साइंस इन द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये देखो ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बताया था। ये क्यों होता है? ये हमारे ये लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है, इसके द्वारा बताया जाता है, ठीक है। इसके लॉ के द्वारा हम लोग कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो अपोज करता है कॉज जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा, ठीक है, वो जिसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो उसी को अपोज करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन प्रोवाइड करते हैं। ये लेंसेज लॉ में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन टू ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट केवीए रेटिंग्स आर टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल। जब दो हमारे पास डिफरेंट केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर हमें पैरेलल में कनेक्ट करने रहते हैं, दे डिवाइड द टोटल लोड इन देयर प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव केवीए रेटिंग्स ओनली व्हेन देयर। वो फिर खुद के केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग उनका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब करेंगे? जब उसका पर यूनिट इंपेडेंसेस इक्वल रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखिए, ये उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर उसका पर यूनिट इंपेडेंसेस वो इक्वल है तो उसके केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग, मान लो ये 10 केवीए का है, दूसरा है 20 केवीए का, बट इसके पर यूनिट के इंपेडेंसेस इक्वल है, तभी जाके वो हमारा इक्वल लोड को पेयर करेंगे, इक्वल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर केवीए रेटिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू इज द रेशियो ऑफ फॉर्म फैक्टर। ये हमारे फॉर्म फैक्टर का रेशियो है। इसी तरीके से पीक फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज द रेशियो ऑफ फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्न्स कॉम्पेंसेशन इज यूज्ड इन द करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरीली फॉर रिडक्शन ऑफ। टर्न्स कॉम्पेंसेशन जो यूज़ किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर में, ये किसके रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? ये हमारे रेशियो एरर के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, बट ये जो फेज एंगल एरर है ये इंसिडेंटल है उस केस में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। द एनर्जी इन द लीड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो लीड एसिड बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये डाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और नॉन फ्लोइंग करंट न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे, सिंपल है।
इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट इज, स्किन इफेक्ट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी स्किन इफेक्ट का जो इफेक्ट है बेसिकली वो इंक्रीज क्यों होता है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हमारा स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे 50 हर्ट्ज पे वगैरह तो काफ़ी कम इंक्रीज रहता है हमारा करंट डेंसिटी पे, बट ये फ्रीक्वेंसी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो स्किन इफेक्ट भी हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज, ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए स्विच करके भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए डायोड या फिर एज ए एम्पलीफायर करके भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट, काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के NPN हो या फिर PNP, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। इफ द आयन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय एन एयर कोर देन द टोटल आयन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर विल व्हाट। अगर हम लोग आयन कोर जो रहता है हमारे ट्रांसफार्मर का, ये हो गया आयन कोर, ठीक है, मान लो एक हम लोग सोलेनोइड लेते हैं, इसको अगर हम लोग सिर्फ एयर से रिप्लेस कर देते, सिर्फ ऐसी कॉइल बाउंड करते हैं, तो उस केस में हमारा जो लॉस रहेगा, ठीक है, टोटल आयन लॉस हमारा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा इस केस में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस केस में होता क्या, ये हिस्टेरिसिस लॉस का अगर हम लोग एयर कोर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये इस केस पे इस तरीके से हमारा हिस्टेरिसिस कर्व में देखने को मिलता है। ओके, तो इस केस में क्या, अगर हम लोग जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग एयर कोर यूज़ करते हैं तो टोटल आयन लॉस हमारा डिक्रीज हो जाएंगे इस केस में, बट आपको एक 0 वाली कंडीशन भी हमने इस हिस्टेरिसिस लूप के अंदर हमने समझाया। ये सेशन जाके देखिएगा क्योंकि आपको इसमें BH का और ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है ये काफ़ी डिटेल में मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लिंक चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन अ DC मोटर इज एट अ रेस्ट द वैल्यू ऑफ बैक EMF, जब हमारा DC मोटर रेस्ट कंडीशन पे होता है, कोई भी रन नहीं होता रहता, तो उसका ये बैक EMF भी हमारा 0 रहता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए EB इज इक्वल टू क्या होता है 5PZN/60A, रेस्ट कंडीशन पे दैट मीन्स N क्या है 0 है, सिग्निफिकेंटली EB क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लाइन विच कनेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर टू द सबस्टेशन इज, मैंने आपको उसी दिन बताया था, एक ऐसी लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर टू सबस्टेशन कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं फीडर लाइन, ठीक है। फीडर हम लोग डिज़ाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी, और डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। An RLC series circuit is resonating at a 150 Hz. Its impedance at a 50 Hz will be. एक RLC सीरीज सर्किट है जो रेजोनेट हो रहा है 150 Hz पे, तो उसका इम्पिडेंस कितना 50 Hz पे क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा कैपेसिटिव गाइस, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट है, तो उस केस में जो हमारा उसका इम्पिडेंस रहेगा 50 Hz के नीचे, ठीक है, ठीक है, 150 Hz पे हमारा एक रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या रहेगा, वो हमारा कैपेसिटिव करके वर्क करेगा, ठीक है। ये आप उसके ग्राफ के द्वारा समझ सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज LVDT इज अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। जितना डिस्प्लेसमेंट है ये हम लोग इसको एज अ मेजर कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है हम लोग इसको मेजर करने के लिए हम लोग ये LVDT ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, इसे आप मूवेबल कोर के द्वारा ये हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ V/F कंट्रोल ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर विच ऑफ दिस वेरिएबल इज फिक्स। V/F कंट्रोल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर के अंदर इसमें से कौन सा वेरिएबल फिक्स रहता है, वो रहता है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज डन ड्यू टू, ट्रांसपोजिशन जो होता है हमारे कंडक्टर्स का, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के द्वारा हमारे कंडक्टर्स को इस तरीके से ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा R/Y/B, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल कर लिया, फिर ये हो गया R, Y और B। ये इसलिए किया जाता है टू हैव अ इक्वलिटी इन अ लाइन पैरामीटर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 37। इन द सर्किट शोन इन द करंट थ्रू द 5 ohms रेजिस्टेंस विल व्हाट, ठीक है। इस 5 ohms के रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो का हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आपको एज अ होमवर्क के तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक सर्किट है, इसको सॉल्व करेगा और इसका क्वेश्चन नंबर जब भी आप कमेंट करते हो तब उसका क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके से उसका आंसर आप मेंशन करिएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इस 5 ohms के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38।
ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी, पावर और फैक्टर इसके लिए नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है। पावर तो हालांकि सेम ही रहता है, बट हम लोग कौन सी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, वोल्टेज को। स्टेप अप या स्टेप डाउन किसको करते हैं, वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिव्स। देखिए दो तरीके के ट्रांसफार्मर के टेस्ट होते हैं, एक तो ओपन सर्किट हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग सम ऑफ हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर्स। कौन सी टाइप ऑफ फॉल्ट में मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर होता है, वो हमारा 3 फेज टू ग्राउंड RYB2 अगर हमारा ग्राउंड होता है तो ये मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट हमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, सबसे मोस्ट डेंजरस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट अ स्टार्टिंग इफ। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रोटर रिएक्टेंस होता है, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रोटर रिएक्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन अ सिंगल फेज AC रेगुलेटर इज यूज टू कन्वर्ट। अ सिंगल फेज AC रेगुलेटर हम लोग क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, फिक्स्ड AC वोल्टेज टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी। ये आप भूल के भी मिस मत कीजिएगा, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए एक फिक्स्ड AC वोल्टेज टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड AC वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए सिंगल फेज AC रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको डायरेक्टली ओरली बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना चाहिए कि सर्किट किस तरीके से है, रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में। देखिए ये 400 200 400 और ये 200 हमारा सीरीज में है, तो इसका हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करके वो हम लोग करेंगे 800 ओम्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट सिर्फ 800 है, 800 और 800 हमारा पैरेलल में आ जाएगा, ये विथ 800। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 400 ओम्स। फिर आप इतना सर्किट भूल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस रहेगा 400 ओम्स का। 400 200 और ये 200 फिर से 800 आएगा, फिर से 800 प्लस 800 ये हमारा पैरेलल में आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा 400 ओम्स का, ठीक है। अगर आप इतना सर्किट एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, तो ये 100 400 और 100 ओम्स का कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 600 ओम्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको उसमें दिक्कत जा रही होगी तो फिर से आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है ये। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको काफ़ी क्विकली सॉल्व करना रहता है, इसमें आपको 2 से 3 मिनट नहीं स्पेंड करने हैं, ठीक है। 30 सेकंड्स के अंदर इसका आपको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन। एक कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, वो रहता है हमारा 1/s, ठीक है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर अ 3 फेज 4 वायर सर्विस। 3 फेज 4 वायर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जनरली यूज़ किया जाता है, तो उस केस में के लिए हम लोग डेल्टा टू स्टार यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टार क्यों, क्योंकि होता क्या है कि स्टार में हमारे पास में एक न्यूट्रल प्रेजेंट रहता है, सो दैट हम लोग एक फेस टू न्यूट्रल एक इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जनरली ये इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकोज रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। देखिए बुकोज रिले जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर के इंटरटर्न फॉल्ट, स्लो डेवलपिंग इंटरटर्न फॉल्ट को प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद। डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है हम लोग स्टार के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है, सेम फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसलिए हम लोग इसको इसके कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे 30 15 और 5 ओम्स के, ठीक है। ये अगर हमने एक पैरेलल में कनेक्ट करके रखे, ये हम हो गया हमारा 30 ओम्स का, और ये हो गया हमारा 15 ओम्स का, और ये हो गया हमारा 5 ओम्स का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस केस में आप खुद भी सॉल्व करके देखते हो तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो लेस देन हमेशा 5 ओम्स ही रहेगा गाइस, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सबसे जो लीस्ट ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है उससे कम हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, हाउ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर इज स्पेसिफाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है, उसका वोल्टेज पता रहता है हमें और उसका कैपेसिटेंस हम लोग फैराड में इस्तेमाल या मेजर करते हैं और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट्स में। करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका 2 क्वांटिटी स्पेसिफाई की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मैक्सवेल ब्रिज जो है ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? ये हमारे इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है गाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपके एज अ होमवर्क के लिए मैंने मेंशन करके रखा हूँ। एक वोल्टेज रेशियो बताया गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एक्टिव फिल्टर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें बेसिकली एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो ये किसका है? लो पास फिल्टर का, बैंड पास का, हाई पास या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर का? ये आपको एज अ होमवर्क के तौर से मैंने आपको मेंशन करके रखा है। ये आप इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड अ फ्रैक्शनल पिच एम्प्लॉयड इन एसी मशीन रिजल्ट्स इन। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और फ्रैक्शनल पिचिंग जो यूज़ करते हैं हमारे एसी मशीन के अंदर, उसके कारण क्या होता है हमारे पास दोनों भी रिडक्शन होता है, बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करने के लिए इसमें इसको फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। So the next question is, two perfectly matched silicon transistors are connected in a shown figure below। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, ये बेसिकली सर्किट है हमारे करंट मिरर सर्किट है। ओके, इस केस में अगर हमारे पास में दोनों भी केसेस में VB सेम है 0.7 वोल्ट। ओके, अब देखिए सेम है और इस केस में ट्रांजिस्टर परफेक्टली मैच्ड है। तो आप देख सकते हैं बीटा का वैल्यू भी हमारा इक्वल है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ करंट के नोटेशन नोट कर देते हैं। ये हो गया हमारा IR करंट, ठीक है। ये करंट से अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा हम IB2 और इस साइड में करंट फ्लो होने वाला है ये हो जाएगा हमारा IB1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा IC1, ठीक है। देखिए जो और इस केस को में हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जो IR ये करंट रहेगा इस समअप रहेगा IC1 प्लस IB1 प्लस IB2 के बराबर, करेक्ट। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा IC1 प्लस ट्वाइस ऑफ IB2, करेक्ट। क्योंकि ये जो हमारा IB1 है और ये IB2 है ये इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ IB2 यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है हमारा IR इज इक्वल्स टू IC2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, करेक्ट। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि IB1 और IB2 हमारे इक्वल है और IC1 और IC2 इक्वल है और IC2 ये क्या है हमारा IC2 क्या है? बीटा टाइम्स ऑफ IB2 है। ओके, इस केस में हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं? IC2 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये करंट कौन सा है हमारा I विच इज इक्वल्स टू IR अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा। ओके, IR को हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट सकते हैं कि देखो ये जो IR है हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -5 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ इसका रेजिस्टेंस जो क्या आ जाएगा हमारा -4.3 मिली एम्पियर, करेक्ट। और हम लोग इसके बराबर I का भी इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे IR का वैल्यू हमने जिस तरीके से फाइंड आउट कर लिया -4.3 मिली एम्पियर, 4.3 अपॉन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100 जो कि इक्वल आएगा हमारा 4.3 मिली एम्पियर के बराबर ही। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4.3 मिली एम्पियर, ठीक है। इस क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन का अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे तो आप एग्जामिनेशन में स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 54। द प्रेजेंस ऑफ AC सोर्स रेजिस्टेंस इन अ रेक्टिफायर इफेक्टिवली लीड्स टू। AC सोर्स रेजिस्टेंस अगर हमारे रेक्टिफायर के अंदर है तो उसके कारण हमारा DC आउटपुट वोल्टेज में रिडक्शन हो सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड का, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में जो करेक्ट आंसर आता है कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शुड बी फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। होता है कि जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं मेजरमेंट, ठीक है, उस केस में हम लोग इस तरीके से एम करते हैं कि जो पोजीशन रहता है हमारे ऑक्सिलरी टेस्ट इलेक्ट्रोड का, इस तरीके से हम लोग पोजीशन करें, वो थोड़ा सा हम लोग फार अवे पोजीशन करते फ्रॉम द अर्थ इलेक्ट्रोड जो कि अंडर टेस्ट है, ठीक है। सो दैट जो हमारा ऑक्सिलरी टेस्ट इलेक्ट्रोड है वो लाई करे आउटसाइड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। द फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड
द फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ना फॉरवर्ड करंट। ठीक है, जो फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस रहता है हमारे जंक्शन डायोड का वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। ये आप उसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक से समझ सकते हो गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चार्जिंग द ट्रांसमिशन लाइन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन को चार्ज करना होगा तो हमारा सबसे पहला सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग द अर्थिंग स्विच, उसके बाद रहेगा हमारा क्लोजिंग द आइसोलेटर एंड देन क्लोजिंग द सर्किट ब्रेकर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2, 3 एंड 1 इसका सीक्वेंस रहेगा। द मोस्ट प्रिफर्ड मोटर यूज्ड इन द फूड मिक्सर इज व्हाट? फूड मिक्सर के अंदर, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर इज प्रिफर्ड कंपेयर टू द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज ड्यू टू। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं दैन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ओनली टू हैव अ जीरो स्टेडी स्टेट एरर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 अ साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट अ नो लोड। एक साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर हमारा नो लोड पे रन हो रहा है, तो उसका एक्साइटेशन अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं 0 पे तो उस केस में हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है वो रहेगा रनिंग कंडीशन में ही, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61 द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर इज व्हाट? कम्यूटेटर का डीसी मोटर के अंदर, ठीक है, मोटर और जनरेटर के अंदर डिफर करता है गाइस, ध्यान में रखिएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। डीसी मोटर के अंदर जो बेसिकली डीसी मोटर ही पूछा जाता है, डीसी जनरेटर पूछा गया है तो थोड़ा सा डिफरेंट इसका आंसर आ सकता है। तो कम्यूटेटर का बेसिक फंक्शन क्या रहता है? टू चेंजेस द डीसी इनटू एसी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड वन। देखिए, पावर फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग R बाय Z भी करते हैं। ट्रू पावर दैट मीन्स वी आई कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर वी आई से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, P डिवाइडेड बाय वी आई ये भी हो गया। P मतलब क्या हो जाएगा? वी आई कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय वी आई, इससे भी निकाल सकते हैं, बट वी बाय आई से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अ फीडर इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। फीडर का जो साइज रहता है वो डिटरमाइन किया जाता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी के द्वारा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर में रहता था तो उस केस में कंडीशन डिफरेंट रहती थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64 द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड अ करंट इन अ क्लोज सर्किट इज व्हाट? द रेशियो ऑफ करंट एंड अ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज सर्किट इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लोज सर्किट की बात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर रेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स। हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? किलोवाट आवर, ये वो कहता है हमारा एक पर्टिकुलर यूनिट। 1 किलोवाट मतलब कितना हो जाएगा? 1000 वाट। 1000 वाट अगर हम लोग आवर के अंदर कंज्यूम करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि 1 यूनिट हमने कंज्यूम कर लिया। उस तरीके से अगर 1000 वाट 2 आवर्स के लिए 2 आवर्स के लिए हम लोग कंज्यूम करते हैं तो इट विल बी 2 यूनिट्स। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज इन प्रिवेंटर ट्रिप्स फ्रीक्वेंटली इन द मोटर। एक अगर हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रिप हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, उसका रीज़न यही रहेगा कि एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन है हमारे वोल्टेज के अंदर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज। काफ़ी सिंपल है गाइस। 6 × 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4 विल बी 10 which is 6 4s are 24 डिवाइडेड बाय 10 which will be equals to 2.4 ohms। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा और इसके सीरीज में प्लस 10 ohms। ओके, which will be equals to 12.4 ohms इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68 इंडक्शन जनरेटर इज़ अ मोर सुटेबल फॉर सप्लाई। इंडक्शन जनरेटर हम लोग काफ़ी सुटेबली यूज़ कर सकते हैं फॉर सप्लाइंग द कैपेसिटिव लोड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69 इन द मेजरमेंट ऑफ अ पावर बाय 2 वाटमीटर मेथड। जब हमारे देखिए अगर हम लोग 2 वाटमीटर मेथड यूज़ करते हैं, मैं आपको एक टेबल मेंशन करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, जब हमारे दोनों भी रीडिंग वाटमीटर के इक्वल है और अपोजिट है उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा 0। ठीक है, दोनों भी इक्वल है और अपोजिट है उस केस में पावर फैक्टर कितना रहेगा? हमारा 0। जब हमारे दोनों वाटमीटर इक्वल शो कर रहे हैं, जब हमारा एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर के बराबर
एक वाट मीटर का जो रीडिंग है हमारा ट्वाइस ऑफ सेकेंड वाट मीटर है, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर क्या रहेगा ये मैं मेंशन करके रखा है। एक वाट मीटर हमारा 0 शो कर रहा है, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर 0.5 रहता है। इक्वल एंड अपोजिट है तो हमारा पावर फैक्टर 0 रहेगा, पावर फैक्टर एंगल 90 रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेबल अच्छी तरीके से लर्न करना, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। एक्सक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो रेड लाइंस के अंदर वो कब एक्सपीरियंस किया जाता है? जब हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा रहता है, ठीक है, सिंपल है। सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन द रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन द पावर गेन इज द लार्जेस्ट? कौन से एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पावर गेन सबसे ज़्यादा है? तो वो है हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। कॉमन एमिटर बेसिकली हमारे पास कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर रहता है, बट कॉमन एमिटर में पावर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पावर गेन काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Next question is question number 72. The Hopkinson test on a DC machine is conducted in order to determine. Hopkinson test जो रहती है DC machines के अंदर वो किसके लिए कंडक्ट की जाती है? वो रेटेड लॉसेस को DC मशीन में फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Next question is question number 73. In a single phase fully controlled rectifier with a continuous DC load current, the number of thyristors कंडक्ट ड्यूरिंग कम्यूटेशन इज व्हाट? सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर जब हमारे पास कंटिन्यूस लोड करंट फ्लो हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर कंडक्ट होते हैं ड्यूरिंग कम्यूटेशन? तो वो होता है हमारे 4 होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंडक्टर इट्स टाइम कॉन्स्टेंट इज 10 मिलीसेकंड एंड द पावर लॉस इज 10 वाट एट अ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट्स इंडक्टेंस विल बी एट। ये आपके लिए होमवर्क है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा। सारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका लिस्ट में एक सिंगल लाइन में आप मुझे आंसर मेंशन करेगा, ठीक है। जो बट मैंने आपको कैपेसिटर का जो क्वेश्चन पूछा था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मुझे मेंशन करेगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। A 4-pole 3-phase induction motor has a synchronous speed of 25 revolution per second. The frequency of a supply to the stator is what? ठीक है। NS इज इक्वल टू क्या होता है 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय P, ठीक है। या फिर हम लोग इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? F को ये हम लोग निकालेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय रिवॉल्यूशन पर सेकंड, हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय हम लोग 120 करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा हमारा इस केस में 50 हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। लिसाजूस पैटर्न आर यूज टू मेजर। देखिए मैंने लिसाजूस पैटर्न के ऊपर एक मेजरमेंट वाला सेशन है, उसके अंदर मैंने आपको बताए थे सारे क्वेश्चंस। ये जो लिसाजूस पैटर्न रहते हैं ये किसके लिए मेजर किए जाते हैं, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज शिफ्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो लोड करंट ऑफ अ 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज ऑफ एट रेटेड वोल्टेज। दैट मीन्स नो लोड करंट क्या है 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, वो कितना रहता है रेटेड वोल्टेज का? वो रहता है अराउंड 30 से लेके 50% ऑफ द रेटेड करंट, ठीक है। नो लोड करंट 30 to 50% रहता है अराउंड ऑफ द रेटेड करंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is question number 78. A 3-phase induction motor has a 4-pole and operates with a slip of 0.04 with a 50 Hz supply for a certain load. The speed of the rotor magnetic field with respect to the stator is what? ये सेम ही रहेगा 1500 RPM, ठीक है। काफ़ी सिंपल है गाइस। हम लोग NS निकालेंगे 120 इंटू F डिवाइडेड बाई P। कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइड बाई पोल्स, वो हमारा 4 आ जाएगा 30 इंटू 50 विल बी 1500 RPM। देखिए ये तो आ गई हमारे सिंक्रोनस स्पीड, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये हाईलाइट कर देते हैं और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, और मैंने आपको ये टेबल बताया था। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा था। स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ क्या पूछा गया रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा गया, विथ रिस्पेक्ट टू हमें स्टेटर पूछा गया। वो कितना है हमारा NSC है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर NSC है, और NS कितना आया था हमारा 1500 RPM, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस टेबल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर पूछा गया तो स्लिप टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड रहेगा। ये टेबल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर अ वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पनसेशन इज। वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पनसेशन के लिए हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से डीसी सीरीज मोटर का हम लोग ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका कुछ टॉर्क वर्सेस स्पीड इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जहाँ पे हाई टॉर्क पे हमारे लो स्पीड मिलता है और लो स्पीड पे हमें हाई टॉर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज अ डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट अ रेटेड स्पीड विद अ रेटेड सप्लाई वोल्टेज। अगर हमारा डीसी शंट मोटर रन हो रहा है रेटेड स्पीड पे विद रेटेड सप्लाई वोल्टेज, अगर हमने आर्मेचर वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया हाफ पे, तो हमारा जो स्पीड रहेगा मोटर का वो कितना हो जाएगा, वो हाफ ऑफ द रेटेड स्पीड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस ये थे कुछ 80 क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए। इस आइडिया आपको लग जाए, आपको आइडिया आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने 2019 में पूछे थे। 2022 में हालांकि काफ़ी लेवल अप बूस्ट हो जाएगा, लेकिन हमने जो रिसेंट सेशन आपको कंडक्ट करा है आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। जो अभी हमने गेट को और सीएसईबी के लिए इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट वाला एक सेशन प्रोवाइड किया था, वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। उस पर कुछ फॉर्मूलाज की आपकी क्विकली रिवीजन हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। आपको नॉन टेक्निकल का जो 50+ क्वेश्चन का जो सेल के लिए हमने सेशन बनाया उसका भी यहाँ पे क्लिक करके सब देख सकते हो। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोजिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ई बुक्स और कोर्सेज मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।